नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि आज शहरों में तापमान में वृद्धि रहेगी और सबसे ज्यादा गर्म दिन भी आज का हो सकता है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी से। तो बता दें कि लखीमपुर में एक मामला सामने आया जिससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। यहां पर आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया है। साथ ही आपको बता दें कि एक हफ्ते में ही आशीष मिश्रा को अब सरेंडर करना होगा। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने न्याय क्षेत्र का किया अतिक्रमण और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की बात को नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने अपने न्याय क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहते हुए जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। अब हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की बात को नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसी दौरान लखीमपुर केस में ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चलें कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है। लखीमपुर हिंसा में जो मुख्य आरोपी के तौर पर जिसका नाम सामने आया था, आशीष मिश्रा उनका नाम है, और उनकी जमानत याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश था उसे नकार दिया है और एक हफ्ते के अंदर ही अब आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा। तो देश के कई राज्यों में हुई हिंसा के बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कांग्रेस पर निशाना साधा और देश की सबसे पुरानी पार्टी के सवाल भी किए। जेपी नड्डा ने कांग्रेस राज के दौरान हुए दंगों की याद दिलाई है। यहाँ जेपी नड्डा ने लिखा है कि कांग्रेस राजस्थान के करौली में हुई हिंसा पर शांत क्यों है। पूर्व पीएम राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उन्होंने कांग्रेस राज के दौरान हुए दंगों की याद दिलाई। जेपी नड्डा ने बंगाल और केरल का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। महाराष्ट्र में 2 कैबिनेट मंत्री जेल में हैं। कांग्रेस इस पर चुप क्यों बैठी है। चिट्ठी में जेपी नड्डा लिखते हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए दशकों से आम जीविकों और तत्वों को उनके साथ समझौता किया जाता रहा है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में नतीजों ने वोट बैंक की राजनीति करने वालों की आंखें खोल दी हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत का युवा विकास चाहता है, विनाश नहीं। विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए कि इतनी दशकों तक देश पर शासन करने वाली पार्टियां अब इतिहास के हथेलियों पर क्यों सिमट रही हैं। जेपी नड्डा ने आगे ये भी कहा कि लोगों से कि सोच और 2047 में भारत के लिए योजना बनाने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा है कि जब हम 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेंगे तो देश कैसा होगा। जेपी नड्डा ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में देश के युवाओं के सक्रिय योगदान की भी मांग करते हुए कहा कि भारत का युवा अवसर चाहता है, बाधा नहीं। और गोरखपुर में सीएम योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की है। आपको बता दें कि इस बैठक के पहले उन्होंने कोरोना और करंट लगने से मृत्यु का शिकार हुए युवकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया और अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की ढील न दें। बरसात के पहले ही बांधों की मरम्मत के साथ साथ शहर में होने वाले जल जमाव की समस्या को देखते हुए नालों की सफाई को भी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर मंडल का आज चारों जिले का प्रेजेंटेशन था। इसमें जो 50 करोड़ के ऊपर की काम है और जो 10 करोड़ के ऊपर के काम है, सभी कामों की पूरा एक प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखा गया है कि उसमें जो भी निर्देश जहाँ जहाँ कमी है उनको भी हमने बता दिया गया है और जहाँ पे लैंड एक्विजिशन को लेकर के या पेड़ काटने को लेकर के कोई भी इश्यू है, जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उस पर समीक्षा, कौन लेट हो रहा है, किसमें क्या कमी है, क्या अधिक है, सब पे समीक्षा किए हैं और सभी अधिकारियों पे हर विकास कार्यों पे चर्चा की है। पूरे मंडल के हर जिले में जितने कार्य हो रहे हैं, जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उस पर समीक्षा। बाबा से मिली तो क्या? हाँ, बाबा चेक दिए 2 लाख। क्यों दिए? मेरे बाबू के लाइन मार दिले। क्या नाम है? पंकज पासवान। आपका क्या नाम? कलावती देवी। लेबराई काम करे गए ना बाबू, वही टुराना हमारे बाबू। बाबा से
और मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को 3 मई के बाद हटाने के राज ठाकरे की धमकी के बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। यानी कि अब लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल जल्दी ही इस संबंध में महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ एक बैठक करेंगे। अगर कोई बिना इजाजत के लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नासिक पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि 3 मई तक सभी धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति ली जाए। अगर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर मिला तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने देर रात 11 बजे के आसपास जवानों के कैंप पर हमला कर दिया है। इस हमले में 4 जवान बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर को देखते हुए तड़के सुबह उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट करके बेहतर इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया। नक्सलियों ने जिले के कुटरू थाना क्षेत्र के दरभंगा में स्थित पुलिस कैंप को निशाना बनाया है। यहां देर रात करीब 12 नक्सलियों ने हमला किया और हमले में घायल 2 अन्य जवानों का बीजापुर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। उनकी जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि बस्तर के आईजीपी सुंदरराज से मिली जानकारी के अनुसार कुटरू थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र दरभा में नया पुलिस कैंप स्थापित किया गया है। इस कैंप पर नक्सलियों द्वारा देर रात को अचानक फायरिंग करते हुए यूबीजीएल दागा गया और सुरक्षा बल के जवानों ने भी तत्काल मोर्चा संभालकर जवाबी कार्रवाई शुरू की। आईजी ने यह भी बताया है कि दोनों ओर से लगभग 1 घंटे तक फायरिंग चली है और जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। इसी हमले में 4 जवान घायल हुए गए हैं और इनका इलाज इस वक्त रायपुर और बीजापुर में जारी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान नक्सलियों को भी भारी नुकसान होने की जानकारी है। फिलहाल तड़के सुबह से ही इलाके में जवानों द्वारा सर्चिंग तेज कर दी गई है। और अब बात करते हैं देश में कोरोना की स्थिति के बारे में। तो देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2183 नए मामले सामने आए, जबकि 214 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1985 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि देश में अब तक 4,25,10,773 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो देश में ये आंकड़ा 11,542 है। रिकवरी रेट 98.76% है और पॉजिटिविटी दर की अगर बात करें तो 0.83% है। इससे पहले रविवार को भारत में कोविड-19 के 1,150 नए मामले सामने आए थे, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को करीब 50 लाख रहे। 28 सितंबर 2020 को ये मामले 60 लाख रहे। 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ के पार हो गए। तो वहीं पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई। इस साल 26 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार पहुंचे और भारत में अब तक करीब 5,21,965 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो वहीं देश में कोरोना के कुल आंकड़े 4,30,44,280 हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुजरात के वडोदरा के रावपुरा इलाके में 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। दरअसल 2 बाइक में एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद दोनों ये पक्ष आमने सामने आ गए और आरोप है कि एक समूह ने दूसरे समूह पर पत्थर फेंक दिए। इसके अलावा 10 से अधिक वाहनों और लॉरियों में तोड़फोड़ भी की गई, जिससे 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर स्थिति को शांत करवाया और वडोदरा के पुलिस कमिश्नर शमहर सिंह का कहना है कि रावपुरा इलाके में एक एक्सीडेंट के बाद 2 समूहों के बीच झड़प हुई है। हालांकि घटना में कुछ लोग घायल भी हैं और शहर में अभी शांति का माहौल है, पर पुलिस की पेट्रोलिंग इस वक्त जारी है। अन्य फोर्स को भी मंगवाया गया है और लोगों से निवेदन है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। इससे पहले रामनवमी और गुजरात के हिम्मतनगर में खबांत शहरों में रामनवमी पर हिंसा हुई थी। रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक झड़प देखने को मिली थी।
हालांकि पुलिस को पथराव करने वाली और दुकानों और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस के एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि साबरकांठा जिले में हिम्मतनगर शहर के छपरिया इलाके में जब रामनवमी का जुलूस निकला तो दो समुदाय के लोगों को एक दूसरे पर पथराव करते देखा गया। अधिकारी ने बताया है कि पुलिस ने हालात को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। बाद में इस स्थिति को नियंत्रण में किया गया और इसी के लिए बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया। इसके अलावा राज्य के आणंद जिले में खबांतो कस्बे में भी हिंसा हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और हाल ही में हनुमान जयंती पर देश में जगह जगह शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी जैसी घटनाएं देखने को मिली। इस दौरान ही हिंसा की खबर भी सामने आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कैराना में प्रेम और भाईचारे की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। यहाँ बालाजी शोभा यात्रा के जामा मस्जिद पर पहुंचने पर मुस्लिम समाज ने फूल बरसाकर स्वागत किया। इस दौरान कोरोना से गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता का संदेश दिया गया। रविवार को बालाजी की शोभा यात्रा जैसे ही जामा मस्जिद के पास पहुंची तो छतों पर मौजूद मुस्लिम युवकों ने शोभा यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा में मौजूद कोतवाली प्रभारी अनिल कपरवान और कमेटी के सदस्यों को फूल मालाएं पहनाकर उनका भी स्वागत किया गया। साथ ही मुस्लिम युवाओं ने श्रद्धालुओं को पानी की बोतल बांटी। इससे पहले चौक बाजार में सराय वाली मस्जिद के पास भी मुस्लिम युवकों ने शोभा यात्रा में रूह अफ़ज़ा का शरबत वितरित किया था। जामा मस्जिद क्षेत्र में मुस्लिम युवक भी शोभा यात्रा में खुशियां मनाते नजर आए। इसी अवसर पर साकिब मलिक, अबरार अरमान और जावेद चौधरी, सलमान सलीम अंसारी, शादाब, आशू, आरिफ, मुस्तफ़ा और तमाम मुस्लिम समाज के जो लोग थे वहां मौजूद रहे। और दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और मिनी बस चालकों के विभिन्न संगठनों ने सोमवार को यानी आज से एक हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न कई यूनियन किरायों में दरों को लेकर और बढ़ोतरी की मांग को लेकर सीएनजी की कीमतों में कमी के जाने की वजह से ये मांग की गई है। और आपको बता दें कि इस दौरान भारतीय मजदूर संघ की इकाइयों द्वारा दिल्ली ऑटो और टैक्सी एसोसिएशन ने 18 और 19 अप्रैल को दिल्ली में हड़ताल की घोषणा की। उनका यह दावा है कि इन 2 दिनों में बड़ी संख्या में ऑटो और कैब दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतरेंगे। तो वहीं दिल्ली में सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन ने कहा है कि वो सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सीएनजी की कीमतों पर सब्सिडी की मांग को लेकर सैकड़ों ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों ने हाल ही में दिल्ली सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा है कि हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार कोई समिति बना रही है, लेकिन हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए जो नजर नहीं आ रहा। हमारी मांग है कि सरकार यानी केंद्र और दिल्ली सरकार सीएनजी की कीमतों पर 35 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी प्रदान करे। एसटीए ऑपरेटर्स एकता मंच के महासचिव श्यामलाल गोला ने भी कहा कि किराए में संशोधन और सीएनजी की कीमतें घटाए जाने की मांग के समर्थन में लगभग 10,000 आरटीवी बसें भी बंद रहेंगी। और इसी बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में बढ़ती गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। अप्रैल के महीने में ही चल रही गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुर्भर कर दिया है। शनिवार को इस साल पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस चिलचिलाती गर्मी में घर से बाहर निकलने से लोगों के बीमार पड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। लगातार चल रही गर्म हवाओं के बाद भी दिल्ली में एक बार फिर से लू की स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि आईएमजी की माने तो यहां पर दिल्ली के समय मौसम साफ रहेगा दिन के समय, और 18 अप्रैल यानी कि आज से आने वाले 2 दिन में लू से राहत नहीं मिलेगी। कल यानी कि 17 अप्रैल 2022 को भी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। धूप और गर्मी से बेहाल राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में अलग अलग जगहों पर हीट वेव की स्थिति देखी गई है। कल यानी कि रविवार को भी राजस्थान के चंद्रपुर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अकोला में करीब 43.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आईएमजी के आंकड़ों के मुताबिक खजुराहो यानी मध्य प्रदेश और फलौदी और बीकानेर वहां पर भी करीब 43.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ शनिवार को
शनिवार से कम 15 स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर चले जाने से लोग चिलचिलाती धूप और उमस से बेहाल रहे। मौसम विभाग के बुलेटिन के मुताबिक राज्य में शनिवार को गर्मी ने 40 डिग्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां शनिवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस सर्वपूर्णपुर में रहा। भांगौलपुर में भी और बोलांगीर में भी पारा 43 डिग्री तक रहा और आंगुल में करीब 42.7 डिग्री तक ये पारा पहुंच गया। अन्य राज्यों में भी इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से लोग परेशान हैं। लू के थपेड़ों ने लोगों का घर से बाहर निकलना दुभर कर दिया है। यहाँ भी गर्मी का आलम यह है कि अप्रैल महीने में ही पारा 40 डिग्री पार कर गया। शनिवार को यूपी और राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहाँ रविवार को भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही दिखा। तो वहीं आईएमडी की माने तो आने वाले दिनों में भी यहाँ भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। इन राज्यों के अलावा हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में दिन के समय भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल तक लू चलने के आसार हैं और इसके अलावा झारखंड में भी, बिहार में भी 19 अप्रैल तक लू चलने का अनुमान लगाया गया है। बात पंजाब की करें तो पंजाब के अमृतसर में भी कल अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लुधियाना में 39.2, पटियाला में 40.6, जालंधर में 39.2 डिग्री सेल्सियस तक पारा दर्ज किया गया। और एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर सरकार गंभीर है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज रेलवे ने सौर ऊर्जा के जरिए बिजली उत्पादन और बचत में नया कीर्तिमान हासिल किया। आपको बता दें कि इस तकनीक से 5 करोड़ से अधिक की बिजली बचत की गई और साथ ही इस साल 2021-22 में सौर ऊर्जा से 124 लाख यूनिट बिजली उत्पादन किया गया, जो कि एक नया कीर्तिमान है। हमारे डिफरेंट रेलवे स्टेशंस जैसे अलीगढ़, प्रयागराज, टूंडला, कानपुर, आगरा, झांसी, मथुरा, इन सब स्टेशंस पे रूफटॉप प्लांट्स हैं। इसके अलावा हमारी जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, रनिंग रूम्स हैं, वहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस पे रूफटॉप प्लांट्स हमारे इंस्टॉल्ड हैं। अगर मैं 2021-22 की बात करूँ तो अभी चूँकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, तो जो आंकड़े आए हैं सोलर एनर्जी के, वो काफ़ी हमारे लिए इनकरेजिंग हैं। उत्तर मध्य रेलवे ने 124 लाख यूनिट का उत्पादन किया है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से। 2021 की आप पूछ रहे थे, 2021 में अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने 106 लाख यूनिट का जनरेशन किया था। तो देखा जाए तो लगभग 17% ज़्यादा इस साल है। इसके कई और नवाबगंज में एक घर में मौत का ऐसा मंजर दिखा कि पुलिस तक दहल गई और इस हत्याकांड का मामला सियासी गलियारों तक जा पहुंचा। एक घर और 5 शव, पीछे छोड़ गए कई सवाल, पर आखिरकार जांच के बाद इस हत्याकांड के आरोपी का चेहरा साफ हो गया है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि नवाबगंज हत्याकांड का सच। कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की जिद और महंगे शौक, ये दोनों मिलकर बर्बादी का मिश्रण बनते हैं और फिर ये मिश्रण ही कारण बनता है खौफनाक वारदात का। ऐसी ही एक वारदात नवाबगंज के एक घर में देखने को मिली, जिस घर में बच्चों की हंसी गूंजती थी, वही घर आंगन मासूम बच्चों के खून से सन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। आपको बता दें, राहुल नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। राहुल ने इतनी बेरहमी से अपने परिवार का कत्ल किया कि हर कोई दहशत में आ गया। ये एक ऐसा हत्याकांड है जिसके बाद सियासी हमले भी शुरू हो गए और यही वजह है कि हत्याकांड का मंजर देखकर लोगों को लग रहा है कि इस वारदात को किसी शातिर अपराधी या किसी पुरानी रंजिश के चलते आजमाया गया है और इस मामले को उत्तर प्रदेश में हो रहे अपराधों से जोड़ दिया गया। और समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट कर सीएम योगी पर निशाना साध दिया और कहा, दिन तारीख बदलता नहीं यूपी में जंगल राज। प्रयाग में विचलित करने वाली घटना हुई और इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस घटना को संज्ञान में लेते हुए बयान दे दिया। आपको बता दें, प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र में 5 लोगों की निर्मम हत्या के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे और डॉग स्क्वाड की मदद से हत्यारों को ढूंढा गया।
वहीं डीएम और एसएसपी ने भी इस पूरी घटना को जल्द से जल्द सुलझाने और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग मृत अवस्था में पाए गए हैं। तत्काल इस सूचना पे पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट और एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैं खुद यहां मौके पे तत्काल पहुंचा। घटनास्थल का मुआयना किया गया। बहुत बारीकी से एक चीज़ों की वीडियोग्राफी कराई गई, फोटोग्राफी कराई गई। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट ने भी अपना काम किया। पाया गया कि एक घर के मुखिया हैं राहुल और उनके 4 लोग हैं, पत्नी और 3 छोटी बेटियां हैं। कुल 5 लोग हैं इसमें, वो मृत पाए गए हैं। राहुल का शरीर हैंगिंग पोजीशन में मिला है। तो वहीं पूरे इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और हर शख्स पर कड़ी से कड़ी नजर रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द पूरी हत्या का खुलासा हो और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पर अब इस मामले में एक अहम खुलासा किया गया है, जो कि पुलिस को घटना स्थल से मिले सुसाइड नोट के जरिए हुआ है। पुलिस को मौके से 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। इसमें घर के मुखिया राहुल तिवारी ने लिखा है कि वो ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है। तो वहीं घटना की वजह लाखों का कर्ज और अवैध संबंध के रूप में सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस बात पर कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यही वजह है जिसने एक पति और एक पिता को हैवान बनाने में मजबूर कर दिया। उधर मृतक की सास ने भी उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि राहुल शुरू से ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसका रहन सहन किसी अफसर से कम नहीं था। पत्नी और बच्चों को वो महंगे कपड़े पहना कर रखता था और आय का कोई स्रोत तो था नहीं। ऐसे में वो कर्ज लेकर अपने खर्च पूरे करने लगा। नतीजा ये हुआ कि वह कुछ ही दिनों में लाखों का कर्जदार हो गया। हालात इस कदर हुए कि रुपए वापस न मिलने पर लोग उसके घर तगादा करने लगे, जिसे लेकर वह परेशान रहता था। इसके बावजूद वो लोगों से कर्ज लेता रहा और विरोध करने पर पत्नी से झगड़ा भी करता था। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान भी सामने आया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र की है, जहां एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। ये सूचना सुबह प्रातः ही मिली है और इस पे सभी अधिकारी मौके पर हैं हमारे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम, हमारी डॉग स्क्वाड, सभी लोगों ने उसका घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अभी भी सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और जो वहां से एसएसपी ने मीडिया को बाइट दी है तथा दूरभाष पर अवगत कराया है, उससे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि राहुल तिवारी और प्रीति तिवारी तथा उसके 3 बच्चे, जिनकी उम्र करीब 8, 5 और 3 वर्ष है, तीनों पुत्रियां हैं। इनकी उसमें से 4 लोगों की डेड बॉडी, जिसपे कि धारदार हथियार की चोट है, तथा परिवार के मुखिया राहुल तिवारी की बॉडी जो है वो लटकी हुई पाई गई है, जिसपे कि कोई चोट के निशान नहीं है। सभी शवों को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। पैसे की लत के चलते राहुल ने खुद के साथ पूरे परिवार को खत्म कर दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, एक बेवकूफ और लालची इंसान अपने और अपने लोगों को कभी खुश नहीं रख सकता। और इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN।